गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया था पॉलिटिकल साइंस का वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन, जिसमें हमने एग्जांपल लिया था कि कैसे एक ऑफिस मेमोरेंडम आया था जिससे काफ़ी जो पीपल्स थे उन्होंने इसका ऑब्जेक्शन उठाया था। रीज़न ये था कि उसमें रिजर्वेशन थे जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस जो पीपल थे या फिर सोशली जो बैकवर्ड क्लासेस ऑफ पीपल थे उनके लिए ये मेमोरेंडम आया था, और जिसके तहत ये डिसाइड किया गया था कि जो है आने वाली जितनी गवर्नमेंट वैकेंसीज होंगी उनमें जो है SEBC जो कैटेगरी उस समय थी उनको 27% जो है रिजर्वेशन मिलेगा किसी भी जॉब में। ओके, तो जैसे ऑफिस मेमोरेंडम आया तो हमने जाना कि प्रोसीजर क्या था कि ऐसे ही डायरेक्ट क्या सारी चीज़ें हो जाती है कि लाइक किसी भी मिनिस्ट्री के थ्रू कोई भी ऑर्डर आता है, ऐसा नहीं होता। पार्लियामेंट में इसका डिस्कशन होता है, 2 से 3 बार रीडिंग की जाती है। पहली रीडिंग में केवल जो है उस लॉ के बेसिक डिटेल दी जाती है, दूसरी जो रीडिंग होती है उसमें और थोड़ा ब्रीफ डिस्कशन दिया जाता है। फिर उसके बाद जो होता है पार्लियामेंट में पूरा जो होता है सबको एक पूरी कॉपी दी जाती है। फिर वो लोग उस पर डिस्कशन करते हैं, कमिटीज़ बनाई जाती है, और कमेटी जो भी वो देती है कि लाइक इसमें कुछ चेंजेस लाने हैं नहीं लाने हैं, उस हिसाब से रिपोर्ट जब सबमिट किया जाता है तीसरी रीडिंग में उस पूरे लॉ को ब्रीफिंग में पढ़ा जाता है और उसी तरह डिस्कशन भी होता है। अब होता क्या है कि जैसे ही ये कंप्लीट हो गया, प्रोसेस कंप्लीट हो गया, फिर उसके बाद ये जो पूरा लॉ जो मतलब जो बिल है उसको फिर कहाँ पहुँचाया जाता है? राज्यसभा। पहले जो डिस्कशन होता है वो लोकसभा में होता है, जिसको कि हम लोअर हाउस के नाम से भी जानते हैं। देन ये राज्यसभा में भेजा जाता है। राज्यसभा के लीडर्स उसको पारित करते हैं और उसमें मेजोरिटी देते हैं कि यस द लॉ शुड बी पास, और फिर उसके बाद ये प्रेसिडेंट के पास जाता है, जहाँ पर प्रेसिडेंट जो है अगर उसको ऐसा लगता है कि लॉ को वापस रिवाइज करना चाहिए तो वापस पार्लियामेंट भेजता है। और अगर ऐसा नहीं होता है कि दैट लॉ इज़ गुड इनफ, मतलब इट्स गुड और किसी के राइट्स वायलेट नहीं हो रहे, तो उस लॉ में स्वीकृति देता है ना, सबने सहमति दे देता है। और फिर उसके बाद जो है जो पर्टिकुलर जो भी डिपार्टमेंट है जिससे रिलेटेड ये लॉ बन रहा है, वो जो पर्टिकुलर मिनिस्ट्री होती है वहाँ से एक ऑफिस मेमोरेंडम निकालती है और उस तरीके से वो एक्ट बन जाता है। ओके, ये सब चीज़ें हमने पढ़ी थी। और हमने ये भी जाना था कि कौन सी जो मंडल कमीशन था जिसने ये फैसला लिया था कि लाइक इलेक्शन से पहले जो जो बनने वाला इलेक्शन से पहले प्राइम मिनिस्टर जो थे उन्होंने वादे करा था कि दैट विल प्रोवाइड रिजर्वेशन फॉर द SEBC कैटेगरी। ओके, जो कि मीन्स इकोनॉमिकली और जो बैकवर्ड क्लासेस ऑफ द थे उनके लिए। तो सिंस देन जब जैसे ही लॉ पास हुआ तो बहुत सारे पीपल जो थे वो इसके पक्ष में थे और बहुत सारे जो थे वो इसके अगेंस्ट थे। रीज़न ये था बहुत सारे जो पीपल जो इसके पक्ष में थे या इसके फेवर में थे इस लॉ के, उनका मतलब ये था कि ऐसे बहुत सारे से उस समय जिस समय जब लॉ पास हुआ था, जब जो सोशली और एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस ऑफ पीपल थे वो उनको कैसे प्रोत्साहित किया जाए कि वो भी एज अ गवर्नमेंट बॉडी में वर्क करें। सिंस रिजर्वेशन नहीं था तो ऐसे पीपल से, ऐसे कैटेगरी के, ऐसे वर्ग के पीपल जो है वो ना पढ़ाई में आगे थे, ना ही वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के तौर पे वो वर्क कर सकते हैं, जिससे कि उनका जो है सोशली वो लोग अपलिफ्ट नहीं हो पाएंगे। सोशल जो स्टेटस है, सोशली जो जिससे बैकवर्ड है वो लोग, तो वैसे उनका अपलिफ्टमेंट के कारण ये अपॉर्चुनिटीज़ दी गई थी। लाइक 27% रिजर्वेशन रहेगा तो ऐसे क्लास ऑफ द पीपल जो कि सोशली बैकवर्ड है, एजुकेशनली बैकवर्ड है, उनको कहीं ना कहीं एक मौका मिले ताकि वो इन जॉब्स के थ्रू जो उनके जो क्लास है उसमें अपलिफ्टमेंट आए। और बहुत से जो थे वो इसके अगेंस्ट थे, बिकॉज कहीं ना कहीं जब रिजर्वेशन आती है तो बहुत से कहीं ना कहीं 27% जो है बहुत बड़ा मार्जिन है, और देश में ऐसे जाना कितने जॉब्स पर जो है असर पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे पीपल जिनको रिजर्वेशन नहीं मिलता उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। रिजर्वेशन में क्या होता है कि जो मार्क्स होते हैं उनके कट ऑफ जो होते हैं वो कम हो जाते हैं, जो भी पर्टिकुलर एग्ज़ाम की फ़ीस होती है वो कम ली जाती है। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स। तो ये सारी चीज़ें बहुत से लोगों को अखर रही थी, लाइक बहुत सारे लोगों की जॉब्स पर असर पड़ेगा, इक्वलिटी नहीं आएगी, इनइक्वलिटी होएगी, क्योंकि बिकॉज जो कट ऑफ होता है वो भी उसमें भी थोड़ा वेरिएशन आता है। तो
एक पर्टिकुलर नंबर से लाइक किसी को कम नंबर आए बट लेकिन वो अगर SEBC का है, अदर बैकवर्ड क्लासेस ऑफ पीपल का है, तो उसको वो जॉब मिल जाएगी। बट लेकिन उसी मार्क्स से उससे थोड़े ज़्यादा मार्क्स वाले पीपल को जस्ट बिकॉज वो दूसरी कैटेगरी का तो उसको शायद जॉब ना मिले। सो इससे बहुत सारे पीपल जो थे जो इसके अगेंस्ट थे, बहुत सारे पीपल्स को ऐसा लगा कि लाइक उनको रिजर्वेशन मिलने से जो और जो अदर पीपल्स हैं उनके साथ नाइंसाफ़ी होगी। तो इस सब चीज़ों में क्या हुआ कि लाइक इस दौरान जब भी कोई ऐसा लगता है कि जब सरकार ने कोई लॉ या बिल बनाया है और वो जो है पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द पीपल या मोस्ट ऑफ द सेक्शन ऑफ द पीपल जो हैं सिटीजन्स है हमारी कंट्री, उनको ऐसा लगता है कि नहीं हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई, तो तब वो क्या करें? लॉ बन गया, अब क्या कर सकते हैं? तब ऐसा कर सकते हैं कि एक पेटिशन आप डाल सकते हैं, आप भी डाल सकते हैं, कोई ग्रुप डाल सकता है ना, कोई ऑर्गेनाइजेशन जो नॉन गवर्निंग ऑर्गेनाइजेशन होती है, NGOs होती हैं, उनके थ्रू एक पेटिशन डाल सकते हैं आप सुप्रीम कोर्ट में, ओके, कि जो भी पर्टिकुलर लॉ बनाया गया उसको रिव्यू किया जाए कि लाइक इसमें बहुत सारे पीपल्स के हक जो है वो छीने जा रहे हैं। तो उस केस में क्या होता है, ऐसा ही हुआ जब भी कोई स्टेट गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट जब भी कोई लॉ या बिल बनाती है और उसका अपोजिशन होता है तो उस दौरान क्या कर सकते हैं, सिटीजन ऑफ इंडिया कैन फाइल अ पिटिशन इन द कोर्ट सीकिंग कि उस पर्टिकुलर लॉ को या तो रोक दिया जाए या अभी के लिए स्टे लगा दिया जाए या उसको खारिज कर दिया जाए। ओके, कोई पर्सन एसोसिएशन ऐसा कर सकता है, वो अपनी पिटिशन फाइल कर सकता है कोर्ट में। ओके, और वो अपील कर सकते हैं कि या तो इस लॉ को खारिज कर दिया जाए, इनवैलिड कर दिया जाए, या फिर अभी इसके इम्प्लीमेंटेशन पर रोक लगा दिया जाए। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऐसे केसेस को या तो इंदिरा स्वाहानी केस के नाम से जानते हैं या फिर मोस्ट कॉमनली जिसमें जाना जाता है दैट अदर्स वर्सेस द यूनियन ऑफ द स्टेट, है ना। अदर्स जो है इट मे बी कोई भी लाइक अ पर्सन और द एसोसिएशन जिसने केस किया, यहाँ पे वो अदर्स वर्सेस यूनियन गवर्नमेंट यानी कि गवर्नमेंट के खिलाफ। ओके, जो भी केसेस होते हैं उनको ऐसे संबोधित किया जाता है। ओके, अब इसमें क्या करा, सुप्रीम कोर्ट ने 11 जजेस की सुप्रीम कोर्ट ने की कमेटी बनाई गई जिन्होंने बोथ साइड्स के आर्ग्यूमेंट सुने कि लाइक किस जैसे लाइक एक जो गवर्नमेंट वो अपने फेवर ऑब्वियसली बात है उस लॉ जो पर्टिकुलर लॉ बना उसके फेवर में उन्होंने पॉइंट्स बोले होंगे। जिस एसोसिएशन या पर्सन ने इनके अगेंस्ट जो केस किया मतलब पिटिशन फाइल की है कि इस लॉ को रोक लगा दिया जाए, तो उन्होंने अपने आर्ग्यूमेंट्स रखे होंगे। जब सुप्रीम कोर्ट ने दोनों ही जज मतलब दोनों ही जो ग्रुप्स थे उनके जब आर्ग्यूमेंट सुने, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ जजेस ने 1992 को इस जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो लॉ ऑर्डर था उसको वैलिड बताया। एट द सेम टाइम सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड द गवर्नमेंट टू मॉडिफाई its original order. It said that well-to-do person among the backward classes should be excluded from getting the benefit of the reservation. Okay, गवर्नमेंट ने ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने जब दोनों पक्षों के आर्ग्यूमेंट सुने तो उन्होंने बोला कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो डिसीजन लिया है वो बहुत सही लिया है कि दैट यस जो सोशली बैकवर्ड क्लासेस है, एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस जो है उनको रिजर्वेशन मिलनी चाहिए। बट लेकिन इसमें उन्होंने बोला कि आपको एक मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा कि ऐसे पीपल जो इन क्लासेस में आते तो हैं सोशली बैकवर्ड क्लासेस में, जिसको क्या आमतौर पे आज हम OBC कैटेगरी के नाम से जानते हैं, बट उस समय सोशली बैकवर्ड सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के नाम से जाना जाता था, कि ऐसे पीपल्स जिनके जो कि इकोनॉमिकली बैक है तो बैकवर्ड क्लासेस में, पर लेकिन अगर उनकी इनकम ज़्यादा है ना, इनकी इनकम ज़्यादा है, दे आर मतलब उनका सोशल भले वो सोशली बैकवर्ड क्लास में आते हैं बट लेकिन उनका अगर इनकम स्टेटस अच्छा है तो उनको इस बेनिफिट से एक्सक्लूड किया जाए, मतलब कुछ मार्जिन रखी जाए। लाइक दैट अगर कोई SEBC कैटेगरी का कोई भी कैंडिडेट है, अगर उसकी एनुअल इनकम 3 लाख से कम है तो ही उसको, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पर, अगर उसकी एनुअल इनकम 3 लाख से कम है, उसके परिवार की एनुअल इनकम 3 लाख से कम है, तभी वो इस जो रिजर्वेशन का बेनिफिट ले पाएगा। पर लेकिन ऐसे बहुत सारे पीपल्स हो सकते हैं ना कि SEBC कैटेगरी में हो और जो कि इकोनॉमिकली उनका स्टेटस अच्छा हो, तो ऐसे पीपल्स को इस रिजर्वेशन से एक्सक्लूड किया जाए, मतलब इस रिजर्वेशन की फ़ायदा उनको नहीं मिल सकता। ओके, उसके बाद जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया तो आप जो गवर्नमेंट पर्सन जो है गवर्नमेंट ने इस पर मॉडिफाई किया और डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग जिन्होंने जो ऑफिस मेमोरेंडम इशू किया था उन्होंने 8 सितंबर 1993 को इसमें चेंजेस करके
इस लॉ इस एक्ट को इम्प्लीमेंट किया और जब से ये ऐसे ही फॉलो होता आ रहा है। ओके, तो ये हमने यहाँ पर जाना कि क्या हो सकता है, कैसे जो है लॉ कोई भी नया लॉ कैसे पास किया जाता है। ओके, अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे नीड फॉर द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, कि क्या नीड पड़ती है हमें ये पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। We have seen one example how government works. Government of a country involves various activities. For example, the government is responsible for ensuring security to the citizens and providing facilities for education and health to all. It collects taxes and spend money, thus raise on administration, defense and development program. अब जो गवर्नमेंट जो कंट्री है बहुत सारी अदर एक्टिविटीज़ में लगी रहती है ना, केवल मैं सिर्फ एग्जांपल केवल ये सारी पॉलिसीज़ बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है, बहुत सारे काम करने, उनको एजुकेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी पड़ती है, हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है, टैक्स कलेक्ट करके वेरियस प्रोग्राम्स स्कीम्स बनानी पड़ती है, डिफेंस में इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है ताकि देश को डिफेंस स्ट्रॉन्ग रहे, ताकि आने वाले समय में अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है तो डिफेंस तैयार रहे। तो इससे बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें गवर्नमेंट को अपनी स्कीम फॉर्मुलेट करनी पड़ती है। ओके, केवल एक ही डिपार्टमेंट नहीं। सम पर्सन हैव टू टेक डिसीजन हाउ टू गो अबाउट दिस एक्टिविटीज, अदर हैव टू इम्प्लीमेंट दिस डिसीजन। अब कुछ जो पीपल्स होते हैं वो डिसीजन कोई भी लॉ या कोई पॉलिसी या कोई स्कीम को बनाते हैं। एक ग्रुप ऑफ पीपल जो होते हैं वो उस पॉलिसी जो भी सरकार ने बनाई है उसको इम्प्लीमेंट करवाने का काम उस पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल्स का होता है। Others have to implement this decision. If dispute arise on this decision or in the implementation, there should be someone to determine what is right and what is wrong. अब इम्प्लीमेंट भी करवा दिया, अब ऐसी भी कोई बॉडी होनी चाहिए, गवर्निंग बॉडी होनी चाहिए जो कि इस चीज़ को देखे कि जो भी इम्प्लीमेंटेशन करवाया है इन्होंने सही करा है कि गलत करा, जो ये पॉलिसी बनाई है वो सही बनाई है या गलत बनाई है, उसका इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट that everyone should know who is responsible for doing what। और ये हर किसी को पता होना चाहिए कि कौन सा डिपार्टमेंट या कौन सी गवर्निंग बॉडी किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, उसका काम क्या होता है। ओके, इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट दैट दिस एक्टिविटीज कीप टेकिंग प्लेस इवन इफ द पर्सन इन द की पोजिशन चेंजेस। और ये सारी एक्टिविटीज जो हैं लाइक किसी का काम है पॉलिसी फॉर्मुलेट करना है, किसी का काम है पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना और किसी का काम है उन दोनों गवर्निंग बॉडी को चेक करना कि आइदर दे आर डूइंग देयर वर्क प्रॉपरली और नॉट। ये सारी चीज़ें चलती जानी चाहिए इवन दो उनकी जो पोजीशन है, कोई दूसरा पर्सन जो आता है उस पर्टिकुलर पोजीशन में बैठता है, अपना काम करता है, फिर वो वहाँ से हट जाता है और उसके बदले कोई दूसरा पर्सन आ जाता है, बट लेकिन ये वर्किंग जो है वो ऐसे चलती नहीं चाहिए। ऑल दो पर्सन जो है वो उनकी डेजिग्नेशन चेंज होती रहती है, वो चलेगा। सो टू अटेंड to all these tasks, several arrangements are made in modern democracy. Such arrangements are called institution. अब ये सारे टास्क को प्रॉपर तरीके से हो सके तो इसमें सेवरल अरेंजमेंट्स किए जाते हैं डेमोक्रेसी में, उसी को बोला जाता है इंस्टीट्यूशन। ओके, जिसे यहाँ पे हमने टॉपिक पढ़ा था नीड फॉर द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। क्या नीड है? यही नीड है, एक जो कि पॉलिसी कोई भी प्रोग्राम है, स्कीम है, लॉ है, बिल है, उसको बनाना, दूसरे का काम इम्प्लीमेंट करना, तीसरे का चेक करना कि आइदर दे आर डूइंग जो भी उन्होंने लॉ या पॉलिसी बनाई है वो वाकई सही है या नहीं। ओके, या उसका इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से हो रहा है या नहीं। A democracy works well when this function institution perform function assigned to them. The constitution of any country lays down basic rules on the powers and the function of institution. अब एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में इसकी खासियत होती है कि देयर आर वेरियस इंस्टीट्यूशन जो कि प्रॉपरली फंक्शंस करती हैं, उनका अपना अपना दायित्व होता है, उनकी अपनी डूटीज होती है, तो वो प्रॉपरली काम करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी कंट्री जो है, जब भी अब किसी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन जब बनता है तो उसमें ये सारी चीज़ें मेंशन की जाती है कि हर एक इंस्टीट्यूशन का क्या वर्किंग है, क्या दायित्व है, क्या ड्यूटीज़ है। ओके, और कितनी पावर्स हैं उनके पास कि वो अपने पावर्स का दुरुपयोग ना करें। ओके, तो उन पावर्स पर लिमिटेशंस भी है कि आप पावर्स का दुरुपयोग ना करें, इसके लिए भी सारे लॉज बने हुए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, सो देयर आर सेवरल इंस्टीट्यूशन एट वर्क, तो उसमें बहुत सारे सेवरल इंस्टीट्यूशन हैं, तो उसको बेसिकली हम 3 पॉइंट्स में जानेंगे। सबसे पहला होता है प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट मिनिस्टर, जो कि जितनी भी इम्पोर्टेंट पॉलिसी होती है, प्रोग्राम्स होते हैं, स्कीम्स होते हैं, उसको फॉर्मुलेट करना या उसको बनाने का काम इनका होता है। देन कम्स द सिविल सर्वेंट्स, ओके, जो वेरियस मिनिस्ट्रीज में
हम जिसको हम ब्यूरोक्रेट्स के नाम से जानते हैं, जो वेरियस सर्विस एग्ज़ाम पास करके उस डेजिग्नेशन पर पहुंचते हैं, उनका काम क्या है? उनके साथ काम करना और मतलब जो मिनिस्ट्रीज़ हैं, जो वेरियस मिनिस्ट्रीज़ आपने सुनी होंगी, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, तो वहाँ पे जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो उनके साथ बैठ मतलब उनको हेल्प करते हैं। उसके साथ साथ जो भी पॉलिसी या जो प्रोग्राम्स है उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, इम्प्लीमेंट करने का पूरा प्रोसीजर, ये सब इन सिविल सर्वेंट्स के ऊपर हाथ में रहता है कि जो भी प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, उनका काम इतना ही है कि केवल पॉलिसी और प्रोग्राम को फॉर्मुलेट करना, उसको इम्प्लीमेंट करवाना, लोगों तक उसका फ़ायदा पहुंचाने का काम इन सिविल सर्वेंट्स का होता है। थर्ड वन इज़ द सुप्रीम कोर्ट, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जहाँ पे जो है कोई भी डिस्प्यूट होता है सिटीजन वर्सेस द यूनियन, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर के अगेंस्ट जो भी डिस्प्यूट्स होता है उनको रिजॉल्व करने का काम सुप्रीम कोर्ट का। ओके, वर्किंग विद इंस्टीट्यूशन इज नॉट ईजी। इंस्टीट्यूशन involves rules and regulation. This can bind the hands of a leader. Institution involves meeting, committees and routines. This often leads to delay and complication. अब working with institution इतना आसान नहीं होता है। जितने भी इंस्टीट्यूशन होते हैं वो रूल्स और रेगुलेशंस के अंडर आते हैं, ओके, जिससे कि जो पावर्स रहती है वो लिमिटेड रहती है। कोई भी पर्टिकुलर मिनिस्ट्री हो या कैबिनेट मिनिस्टर्स हो, अपने दायरे में ही काम कर सकता है, अपने पावर्स का गलत यूज़ नहीं कर सकता है। इससे होता क्या है कि जब ऐसी एक डेमोक्रेटिक कंट्री में ये पॉसिबल है, लाइक जैसे एक लॉ बनता है या बिल बनता है तो उसमें वेरियस डिस्कशंस होते हैं। जैसे हमने पार्लियामेंट, जैसे लाइक पहले कैबिनेट मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर ने कोई पॉलिसी फॉर्मुलेट करी, फिर उसको पार्लियामेंट में डिस्कस किया जाता है। एक बार केवल उस बिल के बारे में पढ़ा जाता है जिसमें सिर्फ बेसिक डिटेल दी जाती है, दूसरी बार क्या होता है वापस पढ़ा जाता है जिसमें थोड़ी और ज़्यादा डिटेलिंग दी जाती है, और फिर कमेटीज़ बनाई जाती है। फिर वो कमेटीज़ जो होती हैं फिर उसमें वो अमेंडमेंट्स देती हैं कि लाइक इसमें ये चेंजेस लाइए, इसमें वो चेंजेस लाइए। फिर जब सब सहमत होते हैं तो तीसरी रीडिंग में उस पूरे बिल को पढ़ा जाता है, फिर उसकी सहमति दी जाती है, वोटिंग होती है। सो प्रोसीजर जो है तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, जिससे कभी कभी किसी भी पॉलिसी या किसी लॉ को बनने में समय लग जाता है। ओके, बट लेकिन कभी कभी ऐसा लगता हो किसी पर्सन को क्या ये मतलब क्या कर रहे हैं, लाइक दे आर द लीडर्स, तो उनके पास पूरी पावर होनी चाहिए कि वो किसी ना पूछे बस अब एक पॉलिसी फॉर्मुलेट करे और उस लॉ को बना दो। बट लेकिन ये स्पिरिट ऑफ द डेमोक्रेसी के खिलाफ होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट यही होता है, लोकतंत्र का मतलब यही होता है कि डिसीजन जो है एक पर्टिकुलर पर्सन नहीं ले सकता है। ओके, एक ग्रुप ऑफ पीपल्स मिल के अपने विचार, एडवाइस, मीटिंग्स, कमेटीज रहती हैं, सब कुछ फॉर्मुलेट करने के बाद ही कोई पॉलिसी या लॉ बनाया जाता है। ओके, सम ऑफ द डिलेस एंड कॉम्प्लिकेशन इंट्रोड्यूस बाय द इंस्टीट्यूशन आर यूजफुल। और इसका तो अपना फ़ायदा भी है कि लाइक देयर इज समवन कि जो कि अब नया लॉ या पॉलिसी बनाने उस पर क्वेश्चन करने वाला है। जब 10 क्वेश्चन होंगे तो हो सकता है उसमें से 2 क्वेश्चन वैलिड हो, उसमें गवर्नमेंट सोच सकते कि नहीं हमने इस बारे में नहीं सोचा, हमें सोचना पड़ेगा। जैसे कि लाइक अभी हमने केस पढ़ा हुआ SEBC का, जहाँ पे रिजर्वेशन था वो सभी सोशली बैकवर्ड क्लासेस और एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस ऑफ द पीपल को सारी फ़ायदा मिल रहा था 20% रिजर्वेशन का। पर लेकिन जब उस पर डिस्कशन हुए हैं, पीपल जो थे उसके खिलाफ थे, जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने एक अच्छा फैसला दिया कि ऐसे पीपल्स जो कि इकोनॉमिकल स्टेटस या इकोनॉमिक स्टेटस जिनका अच्छा है वो इस कैटेगरी में होने के बावजूद भी 20% रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं उठा सकते। तो कहीं ना कहीं जो कॉम्प्लिकेशंस आते हैं या डिले आते हैं, कहीं ना कहीं ये फ़ायदेमंद होते हैं कि कहीं ना कहीं कि जो बेस्ट जो लॉ होता है वो निकल कर आता है। Okay, they provide an opportunity for wider set of people to be constituted in any decision. Institution make it difficult to have a good decisions take very quickly, है ना। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन इस हिसाब से बना हुआ है कि एक अच्छा डिसीजन लेने के लिए बहुत ज़्यादा समय लग जाता है और कहीं ना कहीं पर्सन का इन्वॉल्वमेंट भी होता है। अगर सिटीजन्स को ऐसा लगता है कि लाइक गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी बनाई है या जो स्कीम बनाई वो हमारे अगेंस्ट है, तो वो सुप्रीम कोर्ट जाके उस पॉलिसी या उस लॉ के अगेंस्ट स्टे लगा सकती है, रोक लगा सकती है या उसे खारिज करने तक की अपील कर सकती है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे केवल जो गवर्नमेंट हमने अगर गवर्नमेंट चुनी है जिसको हमने ये हक दिया कि हमारे लिए पॉलिसीज ले, हमारे लिए पॉलिसी बनाए, हमारे लिए डिसीजन ले, तो उन्हीं को हमने पूरा पावर रेस्ट करने नहीं दिया है। यहाँ पे पीपल्स भी एक्टिवली अपने राइट्स के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं और किसी भी लॉ पर रोक लगा सकते हैं। ओके, but they also make it equally difficult to rush through a bad decision. This is why democratic governments insist on institution.
और कहीं ना कहीं जो कभी कभी ऐसा होता है कि गवर्नमेंट जो है कुछ डिसीजन जैसे ले लेती है तो उस पर रोक लग जाती है कि क्योंकि जैसे ही कोई पॉलिसी या कोई डिसीजन लेगी तो वो पार्लियामेंट में इसका जो भी हाउसेज ऑफ लोकसभा पीपल हाउसेज जो हैं वो इसके अगेंस्ट ऑब्जेक्शन उठा देंगे और लोकसभा में ही जब इस पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो जाएगा कि इसके अगेंस्ट है तो जाहिर सी बात है वो लॉ या बिल पारित नहीं हो पाएगा। ओके, देन जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है पार्लियामेंट। ओके, अब पार्लियामेंट क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। ओके, नीड क्या है पार्लियामेंट की। ओके, पार्लियामेंट जो होता है वो एक ऐसी असेंबली होती है जहाँ पर हमारे रिप्रेजेंटेटिव जो कि हम इलेक्ट करते हैं। ओके, लाइक हमारे जो आम चुनाव होते हैं जिसमें हम जो अपने लीडर्स को रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं, चाहे वो स्टेट के लिए हो चाहे वो सेंट्रल के लिए हो, हमारे रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं। उन्हीं रिप्रेजेंटेटिव जो जीतते हैं उन्हीं से हमारा पार्लियामेंट फॉर्मुलेट होता है या उसी से हमारा पार्लियामेंट बनता है। ओके, हमारी इंडिया की नेशनल असेंबली को पार्लियामेंट के नाम से जाना जाता है ना। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में उसको असेंबली कहा जाता है। असेंबली कहा जाता है जहाँ पे जो भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है वो उस असेंबली का सदस्य होता है और अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के हिसाब से वो वहाँ पे डिसीजन लेता है। और हमारे इंडिया में उसी असेंबली को पार्लियामेंट कहते हैं। ओके, जो भी हम पर्सन इलेक्ट करते हैं वो ऑब्वियसली बात है उस असेंबली के मेंबर होते हैं और उससे पार्लियामेंट फॉर्म होता है और उन्हीं मेंबर्स में से हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स, यूनियन मिनिस्टर्स, कैबिनेट और यूनियन मिनिस्टर्स उनको इलेक्ट किया जाता है और हमारा प्राइम मिनिस्टर भी वैसे ही इलेक्ट किया जाता है। ओके, स्टेट लेवल दिस इज कॉल्ड लेजिस्लेचर और लेजिस्लेटिव असेंबली। अगर स्टेट पर भी हमारे इलेक्शन होते हैं जहाँ पर हम हमारे रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं तो हमारी जो स्टेट की असेंबली होती है उसको हम लेजिस्लेचर कहा जाता है या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली के नाम से भी जाना जाता है, जिन्हों की हम आम भाषा में MLAs जो हम इलेक्ट करते हैं ड्यूरिंग द इलेक्शन ऑफ आवर स्टेट इलेक्शन तो उसको हम स्टेट असेंबली या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली के नाम से जाना जाता है हमारे स्टेट पार्लियामेंट को। ओके, अब जो नेम जो है हर एक डिफरेंट कंट्रीज में वेरी करते हैं। लाइक इंडिया में पार्लियामेंट के नाम से जाना जाता है, अदर कंट्रीज में असेंबलीज के नाम से जाना जाता है। तो हर एक जहाँ जहाँ भी डेमोक्रेटिक कंट्री है वहाँ पर ऐसे असेंबलीज ऐसे पार्लियामेंट्स होते हैं, बस इनका नाम अलग होता है। और ये सारी अथॉरिटी जो है वो पीपल के बिहाफ पर ही काम करती हैं। पीपल जो है उनको इलेक्ट करते हैं, जब जाके वहाँ पर वो उस असेंबली के मेंबर बनते हैं और जब जाके पीपल के बिहाफ पर ही डिसीजन लेते हैं। ओके, नाउ पार्लियामेंट जो है अगर हम इंडिया की बात करें या किसी भी कंट्री की बात करें, अगर वो यहाँ पे असेंबली है वो जो है फाइनल अथॉरिटी होती है किसी भी कंट्री में लॉ बनाने के लिए। ओके, उनका जो टास्क होता है लॉ बनाने के लिए और उनका लेजिस्लेशन इतना क्रूशियल होता है दैट दिस असेंबली आर कॉल्ड लेजिस्लेचर्स। ओके, उनका जो टास्क इतना ज़्यादा क्रूशियल होता है इसलिए उनको लेजिस्लेचर्स के नाम से भी जाना जाता है। पार्लियामेंट जो ऑल ओवर द वर्ल्ड है जिनके पास पावर्स है कि किसी भी या कोई भी नया कानून बना सकती है, किसी भी एग्जिस्टिंग कानून पे चेंजेस ला सकती है या फिर कोई नया उस एग्जिस्टिंग कानून के को रिप्लेस करके कोई नया कानून ला सकती है। ये सारी पावर्स होती है पार्लियामेंट की। ओके, पार्लियामेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सरसाइज सम कंट्रोल ओवर दोज हु रन द गवर्नमेंट। पार्लियामेंट जो होती है वो पावर्स उनका सबसे ज़्यादा होती है। कहीं ना कहीं जो भी गवर्नमेंट रन करती है, चाहे वो लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट की पार्लियामेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट पे पर पावर एक्सरसाइज कर सकती है। वो पावर्स उनके पास है कि वो सेंट्रल से स्टेट पर गवर्न कर सकती है। ओके, इन सम कंट्रीज लाइक इंडिया दिस कंट्रोल इज डायरेक्ट एंड फुल। जैसे हमारी कंट्री है तो पार्लियामेंट के पास सबसे ज़्यादा पावर रहता है। जो हमारे यूनियन मिनिस्टर्स होते हैं इन्हीं में सबसे ज़्यादा पावर होता है पार्लियामेंट में। उसके आगे हम पढ़ेंगे कैसे। जैसे लाइक अभी आपने एग्जाम्पल पढ़ा कि वो लॉ बनाने के लिए या कोई बिल बनाने के लिए बाध्य है, तो जितनी पॉलिसीज होती है सब कुछ पार्लियामेंट से ही बन के आती है। तो पार्लियामेंट इज द मोस्ट पावरफुल गवर्निंग बॉडी इन आवर कंट्री। दोज हु रन द गवर्नमेंट कैन टेक डिसीजन ओनली सो एज द एंजॉय सपोर्ट ऑफ द पार्लियामेंट। ओके, और जो भी गवर्नमेंट रन करते हैं कहीं ना कहीं उनको पार्लियामेंट से समर्थन मिलता है। क्या होता है जब पार्लियामेंट फॉर्म होता है, लाइक हमने अपने रिप्रेजेंटेटिव चुने, जिस पर्टिकुलर पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव सबसे ज़्यादा चुने जाते हैं उस पर्टिकुलर पार्टी को मेजोरिटी मिलती है और उन्हीं में से उसी पर्टिकुलर पार्टी में से हमारा प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होता है। अब जो नंबर ऑफ पीपल जो भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है उस पर्टिकुलर पार्टी के जो जीते हुए हैं वो जब तक समर्थन नहीं देंगे किसी पर्टिकुलर पर्सन को तब तक वो पर्सन प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता। ओके, पार्लियामेंट कंट्रोल ऑल द मनी दैट गवर्नमेंट है।
ओके, पार्लियामेंट का सीधी जो पावर है, जितना भी पैसा होता है गवर्नमेंट का वो पार्लियामेंट कंट्रोल करता है। इन मोस्ट कंट्रीज द पब्लिक मनी कैन बी स्पेंड ओनली व्हेन पार्लियामेंट सैंक्शन, और मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में यही है कि जब तक पार्लियामेंट किसी पैसे को सैंक्शन नहीं करता तब तक पब्लिक के लिए वो पैसा यूज़ नहीं किया जाता। लाइक जैसे हमारे लिए बजट्स बनाए जाते हैं, फाइनेंशियल बजट अलग होता है, रेलवे आजकल फाइनेंशियल बजट में ही रेलवे बजट जोड़ दिया गया है, पर पहले अलग होता था। तो ये बजट पार्लियामेंट में सैंक्शन किया जाता है, जब भी जाके पब्लिक यूज़ के लिए यूज़ किया जा सकता है। ओके, तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हो कि पार्लियामेंट जो है वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल गवर्निंग बॉडी है। ओके, पार्लियामेंट इज द हाईएस्ट फोरम ऑफ डिसीजन एंड डिबेट ऑन पब्लिक इश्यूज एंड नेशनल पॉलिसी इन एनी कंट्री। पार्लियामेंट कैन सीक इन्फॉर्मेशन अबाउट एनी मैटर, और पार्लियामेंट जो है सबसे हाईएस्ट फोरम है कहीं भी डिस्कशन करने का। किसी भी कंट्री में पार्लियामेंट में डिस्कशन होता है, चाहे वो नए कानून बनाने के लिए हो या कोई पब्लिक के लिए कोई पॉलिसी हो या फिर कोई नेशनल इशू हो रहा हो, तो वहाँ पार्लियामेंट में ही जो लीडर्स है, रिप्रेजेंटेटिव जिनको हमने चुना है, वो डिस्कशन करते हैं। ओके, सो इन नेक्स्ट लेक्चर हम लोग 2 हाउसेस ऑफ आवर पार्लियामेंट पढ़ेंगे, स्पेशली जो हमारा सेंट्रल लेजिस्लेचर है उसके बारे में जानेंगे। लाइक वी हैव 2 हाउसेस, लोकसभा एंड द राज्यसभा, क्या डिफरेंस है इनमें, इनके बारे में जानेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।